हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सबको सर्वप्रथम तो आज दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम लेकर के आए हैं यहाँ पर विज्ञान की क्लास, जिसमें मेरे प्रिय मित्र दोस्त श्री करण सिंह जी शेखावत आपको आज की कक्षा में विज्ञान के अंदर जो आनुवंशिकता एवं जैव विकास। हेलो स्टूडेंट, सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम कक्षा 10 का लेसन नंबर 9 है आनुवंशिकता एवं जैव विकास, उसको पढ़ेंगे। आनुवंशिकी से पहले हम पढ़ते हैं आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, या आनुवंशिक लक्षणों का एक दूसरा नाम भी होता है वंशागत लक्षण। एनसीईआरटी में वंशागत लक्षण लिखा हुआ है 10th में। वंशागत लक्षण क्या होते हैं कि वे लक्षण जो जनक से संतति में स्थानांतरित होते हैं उन्हें आनुवंशिक लक्षण या वंशागत लक्षण कहते हैं। जनक माता पिता, संतति जो उनसे संतान उत्पन्न होती है, तो जो लक्षण जनक से संतति में स्थानांतरित होते हैं उन्हें आनुवंशिक लक्षण या वंशागत लक्षण कहते हैं। अब स्थानांतरित पूरे नहीं होते हैं, यानी अपनी संतान जो होती है वो हूबहू जनक से मिलती नहीं है। कुछ लक्षण जनक से मिलते हैं और कुछ लक्षण जनक से नहीं मिलते हैं। कितने परसेंट मिले? 50%, 60%, जो भी मिलते हैं, जितने भी लक्षण जनक से मिल रहे हैं वो लक्षण आनुवंशिक लक्षण या वंशागत लक्षण कहलाते हैं। ये बहुकोशिक जीवों में होता है जिनके अंदर लैंगिक जनन होता है। जनन हम अलग से लेसन में पढ़ेंगे। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन क्या होता है, एक कोशिक जीव है, बहुकोशिक जीव है, उनके अंदर कैसे जनन होता है वो एक अलग से लेसन बनाएंगे उसका। अभी आनुवंशिकी पढ़ रहे हैं। तो जिनके अंदर लैंगिक जनन होता है, तो लैंगिक जनन में क्या है, दो कोशिकाएं मिलती है, एक नर एक मादा, दो अलग अलग कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं के बीच में क्या होता है, संलयन होता है, और इस घटना को बोला जाता है निषेचन, या इस प्रक्रिया को बोला जाता है निषेचन। इन दोनों के मिलने से एक नई कोशिका का निर्माण होता है। ये जो इन दोनों के मिलने से जो नई कोशिका बनती है उस कोशिका को बोला जाता है युग्मनज। इंग्लिश में बोला जाता है जाइगोट। युग्मनज बनता है। अब जो ये युग्मनज बनेगा ये बार बार फिर विभाजित होगा, एक की दो बनेगी, दो की चार बनेगी, चार की फिर आठ बनेगी, ऐसे बनता रहता है, आगे विभाजन होता रहता है, जिसके कारण पूरा एक बहुकोशिक जीव का निर्माण हो जाता है जिसे संतति कहते हैं। अब देखो, ये संतति की एक कोशिका बनी थी सबसे पहले, जिसमें नर के भी कुछ लक्षण आए थे और मादा के भी कुछ लक्षण आए थे। अब जो लक्षण नर में से मादा में से यहाँ आते हैं उन लक्षणों को बोला जाता है आनुवंशिक लक्षण। कुछ लक्षण आते हैं, कुछ ये कोशिका अपनी तरफ से खुद बना लेती है। जो अपनी तरफ से कोशिका खुद लक्षण उत्पन्न करती है, जिसके कारण जनक से उनके अंदर भिन्नता होती है, अलग लक्षण आते हैं, वो भिन्नता होती है, उस भिन्नता को बोला जाता है विभिन्नता। विभिन्नता बहुत ज्यादा अनिवार्य है, वो अलग से थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले आनुवंशिकी पढ़ लेते हैं। आनुवंशिकी क्या होता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवंशिकी कहते हैं या जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवंशिक लक्षण हम देख लिए जो जनक से संतति में स्थानांतरित होते हैं, और उन लक्षणों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे आनुवंशिकी कहते हैं। अब इसका जनक कौन होते हैं, तो एक वैज्ञानिक है, ऑस्ट्रिया के जो वैज्ञानिक थे ग्रेगर जोहन मेंडल। वैज्ञानिक ग्रेगर जोहन मेंडल। मेंडल ने आप नाम याद रख लो आप बस। आनुवंशिकी पिता या आनुवंशिक जनक कौन है? मेंडल। ऑस्ट्रिया के एक वैज्ञानिक थे जो पादरी थे, गिरजाघर बोला जाता है चर्च, चर्च में पादरी थे, वहां पे रहते हैं। उन्होंने उद्यान मटर के ऊपर प्रयोग किए थे और प्रयोग करने के बाद में अपने कुछ नियम दिए थे। उन नियमों को वंशागति के नियम कहा जाता है। उनका वंशागति के नियमों का भी अध्ययन करेंगे और आनुवंशिकी के अंदर क्या क्या हुआ था, कौन कौन से इसने नियम दिए थे मेंडल ने, क्या उन्होंने प्रयोग किए थे, उन पूरे प्रयोगों का इसके अंदर डिटेल से पढ़ेंगे।
अब लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते कब, किस प्रकार जाते हैं? तो देखो, ये है एक कोशिका, ये कोशिका का होता है केंद्रक। केंद्रक में एक पदार्थ पाया जाता है इस प्रकार का, उस पदार्थ को बोला जाता है आनुवांशिक पदार्थ। और आनुवांशिक पदार्थ के पास में क्या होती है? एक सूचना होती है। किसकी सूचना? प्रोटीन निर्माण की। प्रोटीन निर्माण की सूचना होती है उस आनुवांशिक पदार्थ के अंदर। अब आनुवांशिक पदार्थ होता कौन है? उस आनुवांशिक पदार्थ का नाम क्या है? वो होता है डीएनए, कुछ के अंदर होता है आरएनए। जनरली कौन होता है? डीएनए। डीएनए दो धातुओं से मिलकर एक संरचना बनती है इस प्रकार, द्विरोचक कुंडलित संरचना। ये होता है डीएनए। अब डीएनए में हजारों जीन पाए जाते हैं, ऐसे। ये होता है जीन। कुछ जीन की परिभाषा क्या है? डीएनए का एक छोटा खंड या डीएनए का एक छोटा सा भाग जीन कहलाता है। भाग कह दो या खंड कह दो, वो जीन कहलाता है। अब जीन के पास में होती क्या है? जीन के पास में एक विशेष प्रोटीन बनाने की सूचना, होती है जीन के पास में। एक विशेष प्रकार, विशेष प्रोटीन कैसे? मान लो हमारे मुख के अंदर लार बनती है। अब ये लार एक लक्षण हो गया, लार का बनना एक लक्षण है। हमारे त्वचा का रंग एक लक्षण है। हमारी लंबाई कितनी है? लंबाई एक लक्षण हो गया, लंबापन, बोनापन, ये लक्षण होते हैं। तो लार का बनना हमारे शरीर में एक लक्षण है। अब संतति होगी, मान लो ये जनक कोशिका है, जनक कोशिका का जो डीएनए है, डीएनए का एक जीन है और उस जीन के पास में लक्षण बनने की सूचना है। अब लक्षण कौन सा है? लार का बनना। अब जब इस कोशिका से जो संतति बनेगी, ये डीएनए, डीएनए का छोटा खंड है, जीन, उस जीन के पास में सूचना है लार बनने की। ये जीन इस कोशिका में जाएगा और आगे प्रोटीन का निर्माण करेगा। उस प्रोटीन निर्माण से किसका निर्माण हो जाएगा? लार का निर्माण हो जाएगा। यानी जनक से संतति में भी लार का निर्माण हो रहा है। इसका मतलब इस जीन ने आगे सूचना पहुंचाई लार बनने की, तो जनक में भी लार बन रही थी, संतति में भी लार बन रही है। ये हो गया एक लक्षण। तो एक जीन के द्वारा कोई एक विशेष प्रकार का लक्षण ही नियंत्रित होता है। अब ये एक जीन है, ये हमेशा लार बनाने की ही सूचना देगा, इसके पास में दूसरी सूचना देने की क्षमता नहीं होती है। अब दूसरे मान लो लंबाई हो गया, लंबाई एक लक्षण है, तो लंबाई के लिए कोई दूसरा जीन होगा। हमारी त्वचा का रंग है, तो त्वचा के रंग के लिए भी कोई दूसरा जीन होगा। ऐसे जैसे आरबीसी का निर्माण हो रहा है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण हो रहा है, हमारे शरीर में हार्मोन का निर्माण हो रहा है, इन सब के निर्माण की इन जीनों के पास में सूचना होती है। तो कुल मिला के एक डीएनए में हजारों प्रकार के जीन होते हैं और प्रत्येक लक्षण के लिए एक विशेष प्रकार का जीन होता है। जीनों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से दर्शाते हैं, क्योंकि मेंडल ने पौधों में किया था। तो पौधे में जैसे लक्षण है, पौधा लंबा है, पौधे में पुष्प का कोई रंग है, कोई फली आ रही है मान लो, तो फली का आकार है, पुष्प की स्थिति कहाँ है, कैसे लगा हुआ है, बीज बन रहा है तो उस बीज का आकार कैसा है, या फिर बीज का रंग कैसा है। ये सारे हो गए लक्षण। ये एक पुष्प में एक पौधे में लक्षण होते हैं। लंबापन, पुष्प का रंग, फली का आकार, पुष्प की स्थिति, बीज का आकार, बीज का रंग, ये पौधे के अंदर लक्षण होते हैं।
अब प्रत्येक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए एक जीन होता है, उस जीन को मेंडल ने नाम दिए या अक्षरों से दर्शाया। जैसे लंबापन है, उसके लिए टी दे दिया, लंबाई वाला जीन है। पौधा मान लो बोलना है तो उसके लिए टी दे दिया, यानी टी अक्षर है वो लंबाई का प्रतीक हो गया। ऐसे ही पुष्प का रंग है, येलो है या रेड है, वाई और आर, ये हो गया पुष्प का रंग। और भी ऐसे बहुत सारे लक्षण थे जिनके अलग अलग उन्होंने प्रतीक से दर्शाया था। तो जीन को एक प्रतीक से दर्शाया जाता है। कोई भी टी हो गया, स्मॉल टी हो गया, स्मॉल वाई हो गया, कैपिटल वाई हो गया, स्मॉल आर हो गया, कैपिटल आर हो गया, ये जीन के प्रतीक होते हैं। जीन पूरा समझ में आ गया होगा। अब लक्षण स्थानांतरित होते हैं, इसका मतलब डीएनए स्थानांतरित होगा। ये कोशिका है लैंगिक जनन में, ये दूसरी कोशिका है, इसका केंद्रक है, इसका भी केंद्रक है। यहां है मान लो डीएनए, यहां पर भी मान लो है डीएनए। अब मैंने कहा ये आगे जाएगी, दोनों कोशिकाएं मिलेगी, एक नई कोशिका बनेगी। नियमानुसार कैसे डीएनए होगा, नियमानुसार बता रहा हूं। ये कोई दूसरी मान लो इनके संयोग से ये कोई दूसरी कोशिका भी बनेगी बाद में, दोबारा दूसरी संतति के समय, उस समय भी ऐसा ही होगा। ये प्रथम पीढ़ी प्राप्त हो गई मान लो, दूसरी पीढ़ी में क्या होगा, ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है, दोनों कोशिकाएं हैं, वापस इनके बीच में क्या होगा, क्रॉस होगा, क्रॉस से एक बनेगी। दोनों को हमने क्रॉस करवाया और क्रॉस से एक कोशिका बनी। नियम के अनुसार क्या होता है, दो डीएनए इसमें थे और दो ही उसमें से आ गए। ऐसे करते करते अगली उसमें 8 डीएनए चले जाएंगे, वैसे चले जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कोशिका में केवल डीएनए रहेगा, डीएनए के अलावा कुछ रहेगा नहीं। यदि ऐसा होता है तो फिर, जबकि हम जानते हैं कि जनक के अंदर डीएनए की मात्रा और संतति के अंदर डीएनए की मात्रा तो सेम सेम होती है, लेकिन यहाँ तो देखो एक एक डीएनए, दो दो डीएनए। ये वापस जनक की तरह है तो इनके अंदर दो दो डीएनए, लेकिन संतति के अंदर हो गए चार चार डीएनए। ये पैटर्न तो गलत सिस्टम है। तो फिर सही कैसे होता है, तो उसका देखो एक अलग सिस्टम कि हमारे शरीर में कोशिकाएं होती है और अलग अलग तरह से कोशिकाओं का विभाजन होता है। ये मान लो कोशिका है, इनको बोला जाता है जनन कोशिकाएं। सब जगह ऐसा नहीं होता, कुछ जगह ये है जनन कोशिकाएं। जनन कोशिकाओं में ऐसे होता है ताकि डीएनए जनक में और संतति में एक समान बना रहे। उसका तरीका क्या है, इसके अंदर मान लो एक डीएनए है और इसके अंदर भी मान लो एक डीएनए है। ये है मान लो नर की, ये है मान लो मादा की। पहले क्या होगा, जनन कोशिकाओं में विभाजन होगा इस प्रकार, ये दो भागों में बंट जाएगी। अब दो भागों में कैसे, डीएनए के जो दो धागे होते हैं ना, एक धागा तो इसके अंदर आएगा और एक धागा इसके अंदर आएगा। ये भी कोशिका बन गई एक, ये भी कोशिका बन गई। ऐसा विभाजन होता है, वो अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इसे बोला जाता है, क्योंकि नर की कोशिका है जनन कोशिका, इसे बोला गया नर युग्मक। और ये हो गया मादा युग्मक। सॉरी, ये भी नर युग्मक की नर की है, ये दूसरा नर युग्मक हो गया। अब बात आती है मादा की।
जैसा नर में हुआ था वैसे ही मादा में होगा। पहले जनन कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होगा। डीएनए की दो धागे, एक धागा इसके अंदर आएगा और एक धागा इसके अंदर आएगा। ये होगी मादा युग्मक और ये भी होगी मादा युग्मक। आगे की कक्षाओं में डिटेल से पढ़ोगे इनके बारे में, लेकिन 10th में इतना ही है, याद रखो। नर युग्मक, ये नर युग्मक, ये मादा युग्मक और ये मादा युग्मक। मान लो मनुष्य में है तो इसको बोला जाता है शुक्राणु, क्योंकि इस पार्ट में मनुष्य की बात नहीं करेंगे, पादपों की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा परागकण। ये यदि मनुष्य में है तो ये आएगी अंडाणु या अंड कोशिका है, हमारे 10th में नाम दिया हुआ अंड कोशिका लिख दो। पादप में सेम नाम है और मनुष्य में भी सेम ही नाम होता है, अंड कोशिका। अब क्या होता है, इनका होता है निषेचन आपस में। नर से कौन मिलेगी, मादा। ये नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है। इन दोनों का आपस में युग्मकों का संलयन होगा, न कि इन कोशिकाओं का। ये एक धागा है, दोनों का होगा आपस में निषेचन, संलयन। उसके बाद में एक कोशिका बनेगी। अब उस कोशिका में देखो, एक धागा इससे जाएगा, एक धागा उससे आएगा। देखो, जनक कोशिका में एक डीएनए, ये संतति कोशिका है उसमें भी एक डीएनए। इस प्रकार डीएनए की मात्रा जनक में और संतति में एक समान रहती है। सब पूरे शरीर में, बाकी जगह ऐसा नहीं होता है, बाकी सेम चलता है। डीएनए जनक में और संतति में बराबर है, उनको विभाजित होना है। जैसे लार की आगे कोशिकाएं होगी, जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, उन सब का यदि विभाजन है तो ऐसे नहीं होता है। ये जनन कोशिकाओं में विभाजन होता है। क्यों होता है, इसका उद्देश्य है कि जनक में और संतति में डीएनए की मात्रा यदि हम बराबर रखनी है, सेम रखनी है, इसलिए ऐसा विभाजन जरूरी हो जाता है। तो इस प्रकार जनक में और संतति में डीएनए बराबर है। अब ये जो प्रक्रिया है, यहां किधर जाना है, ये कहलाता है डीएनए प्रतिकृतिकरण। डीएनए प्रतिकृतिकरण, यानी डीएनए, रियल डीएनए नर से संतति में नहीं जाता है, ना ही रियल डीएनए मादा से संतति में जाता है। मतलब ये कोशिका विभाजित हुई ना, तो इस डीएनए की फोटोकॉपी आगे आ रही है। रियल डीएनए संतति में नहीं जा रहा है, डीएनए की केवल फोटोकॉपी। विभाजित हुआ है डीएनए, उसकी प्रतिकृति आगे जाएगी। उस प्रतिकृति के कारण ही क्या होता है कि जनक से संतति पूर्णतः समान नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके माता पिता है और दो संतानें हुई, ए और बी मान लो, इन दोनों की शक्ल सेम नहीं होती है। 99% में नहीं होती, कभी कभी जुड़वा होते हैं, उनकी हो जाती है अपवाद स्वरूप, ऐसी बात नहीं है। लेकिन 99% दो संतति पैदा होती है तो उनकी शक्ल आपस में मिलती नहीं है, जबकि दोनों एक ही जनक से पैदा हुए हैं। अब वो आपस में मिलती नहीं है, इसका मतलब इनके अंदर अंतर है कुछ ना कुछ। वो अंतर ही कहलाता है विभिन्नता। जितना अंतर आया वो कहलाता है विभिन्नता। कुछ गुण सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप दोनों खड़े हो, शक्ल अलग अलग है, फिर भी थर्ड आदमी आपके माता पिता को जानते हैं तो वो कह देंगे या तो आप उनकी संतान हो क्या, बिना पते। या फिर आप दो, मान लो ये लड़कियां खड़ी है तो वो लगी तुम दोनों भाई बहनें लग रही हो, हमें पूरा खूब नहीं हो लेकिन फिर भी कुछ लक्षण आपस में मिल जाते, तो वो कहते थे भाई तुम दोनों बहनें आपस में मिल रही हो। इसका मतलब उनकी शक्ल है, आपस में कुछ लक्षण, पूरे नहीं लेकिन कुछ लक्षण सेम है, क्योंकि वो एक जनक से डीएनए आया है। लेकिन इस प्रतिकृतिकरण के कारण इनके अंदर विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है, जिसका भी बहुत ज्यादा महत्व है। तो कहने का मतलब ये डीएनए नर और जनक और संतति में सेम क्यों नहीं होता है, ये भी 10th का एक अच्छा टॉपिक है। सीधे सीधा पूछ सकते हैं कि किस प्रक्रिया के द्वारा जनक में और संतति में डीएनए की मात्रा एक समान रहती है। दूसरा है विभिन्नता क्या होती है। विभिन्नता से पहले हमने आनुवांशिक लक्षण या वंशागत लक्षण पढ़ लिए थे कि कुछ लक्षण है जो जनक में और संतति में सेम होते हैं, वो होते हैं वंशागत लक्षण या आनुवांशिक लक्षण। अब बात करते हैं विभिन्नता की।
कि ये विभिन्नता भी जरूरी है, लैंगिक जनन में होती है। अब ये लैंगिक जनन का थोड़ा सा बता देता हूँ, ज्यादा नहीं बताऊंगा। अलैंगिक जनन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक कोशिक जीव है, ये उसका केंद्रक है, और कोई एक अलैंगिक जनन की विधि है 8वें पाठ में, उस विधि के द्वारा इसकी 2 कोशिकाएं बन गई। ये कोशिका विभाजित होकर बनी है, हूबहू इसके जैसा होगा, 100% संतति है वो जनक से मिल रही है, कोई इसके अंदर विभिन्नता उत्पन्न नहीं हो रही है। जबकि बहुकोशिक जीव है, जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, उसके अंदर कोशिकाओं का समूह है, वो उत्तक बना रही है, उत्तकों का समूह है वो अंग बना रहा है, अंगों का समूह है वो तंत्र बना रहा है। अलग अलग क्रियाओं के लिए अलग अलग प्रकार का तंत्र होता है, जैसे उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन तंत्र हो गया, जनन के लिए जनन तंत्र अलग से है, पार्ट है। तो उनके अंदर अलैंगिक जनन हो नहीं सकेगा। अच्छा, क्वेश्चन भी याद रखा कि बहुकोशिक जीवों में अलैंगिक जनन, जैसे द्विखंडन हो गया, बहुखंडन हो गया, वो क्यों नहीं हो सकता है? कारण उसका ये है कि एकोशिक जीव एक सरल जीव है, उसके अंदर कोई विशेष प्रकार, देखो ना तो तंत्र है, ना कोई विशेष प्रकार के अंग है, कुछ भी नहीं बने हुए। जबकि बहुकोशिक जीवों में अलग से देखो तंत्र होता है, तो इसका सीधा द्विखंडन बहुखंडन यदि हो भी जाए तो कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि हूबहू वापस उस तरह की कॉपी नहीं बनेगी। उनमें जटिल प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा एक विशेष प्रकार का तंत्र विकसित हो जाता है, जिसे बोला जाता है जनन तंत्र, और उसके द्वारा फिर उनके अंदर संतति उत्पन्न होती है, वो अलैंगिक जनन होता है। तो बहुकोशिक जटिल सरल बहुकोशिक भी होते हैं, जैसे हाइड्रा एक सरल बहुकोशिक जीव है, उनके अंदर हो जाता है। सरल बहुकोशिक में भी कोई ऐसी तंत्र है इस प्रकार का विकसित नहीं हुआ होता है, तो उनके अंदर तो हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जटिल बहुकोशिक जीव होते हैं, सरल बहुकोशिक जीव वो होते हैं जिनमें कोशिकाएं तो बहुत सारी होती है, लेकिन अंग और तंत्र विकसित नहीं होते हैं उनके अंदर, वो सरल बहुकोशिक जीव होते हैं। जबकि जटिल बहुकोशिक जीव होते हैं जिनमें कोशिकाएं बहुत सारी होती है, लेकिन कोशिकाएं अलग अलग कार्य को संपादित करने के लिए अलग अलग प्रकार का समूह बना लेती है, उस समूह को बोला जाता है उत्तक। उत्तक भी फिर क्या करते हैं, सुविधा के लिए आपस में समूह बना के एक अंग बना लेते हैं, अंग फिर मिलकर तंत्र बना लेते हैं, और सारे तंत्र मिलकर फिर एक पूरा हमारा शरीर बन जाता है, बहुकोशिक जीव का शरीर। तो उनके अंदर अलैंगिक जनन है वो इतना सरल नहीं होता है, इसलिए उनके अंदर अलैंगिक जनन नहीं होता है। तो यहाँ बात करते हैं विभिन्नता की। विभिन्नता क्यों जरूरी है? फॉर एग्जाम्पल एक तालाब है, तालाब का पानी है अभी ठंडा है, ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारे जीव रह रहे हैं, अभी उनका शरीर ठंडे में रहने के आदी बन गया है। अब होगा क्या, मान लो वैश्विक उष्णन हुआ, ग्लोबल वार्मिंग वैसे ही बढ़ रहा है, और उस ग्लोबल वार्मिंग के कारण इस पानी का तापमान मान लो बढ़ रहा है धीरे धीरे, या अचानक से बढ़ गया किसी ज्वालामुखी के स्फोटन से, या मान लो किसी प्रकार से, तो क्या होगा, सारे के सारे जीव खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, यदि इनके अंदर विभिन्नता नहीं हुई तो। लेकिन विभिन्नता उत्पन्न हो रही है, मान लो ये जनक है, इनकी 2 संतति हुई, ये ठंडे में रहने के आदी है, ये संतति कुछ लक्षण जनक से मिला, ये भी ठंडे में रहने के आदी हो गई। लेकिन मान लो उसके अंदर थोड़ी सी विभिन्नता आ गई, थोड़ी सी विभिन्नता का मतलब कुछ इसकी बॉडी ने अपने आप को गर्म में रहने के विकसित बना लिया, हालांकि पानी अभी ठंडा है, लेकिन उसके शरीर में ऑटोमेटिक विभिन्नता आ गई, और विभिन्नता के कारण इसका शरीर गर्मी को सहन कर सकता है। तो ये कोई नहीं, ऐसा कैसे होता है वो एक कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्यावरण है, और पर्यावरण में ऐसा सिस्टम होता है, अपने आप ही विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि कोशिका खुद डेवलप करती है इन विभिन्नताओं अनुकूलित करने के लिए खुद को, या विभिन्नता उत्पन्न करने के लिए खुद ही ये डेवलप करती है खुद को। तो ये मान लो गर्मी में सहन करने की क्षमता हो गई, इसकी संतति मान लो ठंडे में जी रही, इसकी भी 2 संततियां हुई जो गर्मी को सहन करने की क्षमता हो गई। अब मान लो अचानक तापमान बढ़ा, ये मर जाएगा, ये भी मर गया, ये भी मर गया, ये मर गया, लेकिन ये क्या रह जाएंगे, जीवित रह जाएंगे। कुल मिला के विभिन्नता हुई तब तो ये देखो प्राकृतिक आपदा के कारण एकदम समाप्त नहीं हुई,
यानी स्पीसीज है वो नष्ट नहीं हुई है। जबकि विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती तो क्या होता, पूरा का पूरा तंत्र है वो यहाँ पे क्या हो जाता, समाप्त हो जाता। तो ये होता है विभिन्नता क्यों जरूरी है। विभिन्नता किसी जीव को इस प्रकृति में जीवित रहने के लिए, लंबे टाइम तक अपनी प्रजाति को बचाए रखने के लिए विभिन्नता बहुत जरूरी है। और विभिन्नता के लिए ही लैंगिक जनन जरूरी है बहुत ज्यादा। जिनके अंदर विभिन्नता उत्पन्न नहीं हुई है वो, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं आनुवांशिकी पर। मेंडल ने आनुवांशिकी के लिए प्रयोग किए थे। प्रयोग कैसे किए थे, एक किया था एकल संकरण प्रयोग, और दूसरा किया था द्विव संकरण प्रयोग। और इसके लिए मैंने आपको लक्षण बता दिया था पहले। लक्षण क्या होता है, जैसे पौधे की लंबाई हो गई एक लक्षण है, पौधे में फूल का रंग एक लक्षण है, पौधे में बीज का आकार, फली का आकार एक लक्षण है। उनमें से किसी एक लक्षण को चूज किया, लंबाई को चूज किया। जैसे लंबाई को चुनकर उसने प्रयोग किए थे, उन प्रयोगों को बोला गया एकल संकरण प्रयोग। यानी बाकी में ध्यान भी नहीं दिया, उसने केवल पौधे की लंबाई देखी। एक तो ये ध्यान रखना, उसने प्रयोग किए थे वो उद्यान मटर पे किए थे और किसी पे नहीं किए थे। मटर वैसे दूसरे भी होते हैं लेकिन उद्यान मटर पे प्रयोग किए थे। और ध्यान पहले किसका ध्यान रखा, केवल लंबाई पे ध्यान दिया था उसने, एक ही लक्षण पे ध्यान दिया था, बाकी बीज कैसा है फली कैसा उसने कुछ नहीं देखा। अब वो क्रॉस कैसे किया, संकरण का मतलब क्या होता है, एक समान नहीं होना, अलग अलग होना। इसलिए उसने चुना था विपर्यासी लक्षण। विपर्यासी लक्षण वाले पौधों के बीच में परागण करवाया था। विपर्यासी का मतलब होता है विपरीत। जैसे एक पौधा लंबा है तो दूसरा कैसा होगा, बोना, क्योंकि लैंगिक जनन के लिए दो की जरूरत पड़ती। एक लंबा लिया एक बोना लिया, यानी लंबे के और बोने के बीच में परागण कराया। और जब भिन्न प्रकार के लक्षण वाले पौधों के बीच में यदि परागण कराते हैं तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है संकरण। और इनसे जो वापिस संतति पैदा होती है उसे बोला जाता है संकरित संतति। और आजकल इसी का चलन चल रहा है पूरा, जो हाइब्रिड बीज आते हैं वो इसी प्रोसेस से बनाए हुए रहते हैं। तो इसने लिया एक तो लंबेपन का लक्षण, एक बोनेपन का लक्षण। तो लंबेपन का लक्षण करने वाला मान लो जीन है टी, और बोनेपन वाला होता है स्मॉल टी। अब अकेले जीन के पास में लक्षण पैदा करने की क्षमता नहीं होती। लक्षण पैदा करने के लिए जीनों को जोड़ी में होना जरूरी है। इसलिए क्यों, ये डीएनए इधर और इधर का जो पार्ट है ये छोटा डीएनए का खंड है और ये भी छोटा खंड है जो जीन कहलाते हैं। इधर टी है, शुद्ध पौधा है मान लो, तो इधर भी टी पाया जाएगा। अब दोनों जब मिलेंगे तो लक्षण पैदा हो जाएगा। बाई चांस यहाँ किसी कारणवश जीन नहीं है तो लंबाई का लक्षण पैदा नहीं होगा। मान लो ये लार बनाने वाला पौधा है, लार बनाने वाला जीन है बाई चांस, और उसमें मैंने ए नाम दे दिया। यदि संतति में ये ए विलुप्त हो गया या ये जीन काम नहीं कर रहा है, ये काम कर रहा है, तो उस संतति में लार नहीं बनेगी। क्यों, अकेले जीन में लक्षण पैदा करने की क्षमता नहीं होती है। इसलिए लक्षण पैदा कराने के लिए हमें जीनों को जोड़ी में रखना पड़ेगा, और एक जीन की जोड़ी को बोला जाता है एलील या युग्म विकल्पी। ठीक है, आनुवंशिक क्या है वो बता दिया। लक्षण क्या होता है, जीन क्या होता है। जीन कारक होते हैं जो लक्षणों को पैदा करने के लिए या उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इनके पास में प्रोटीन बनाने की क्षमता होती है। और आनुवंशिक पिता कौन होते हैं, मेंडल होते हैं। उन्होंने प्रयोग किए थे जिनको एकल संकरण प्रयोग और द्विव संकरण प्रयोग है। अब इनकी जानकारी है अगले लेसन में या अगले टॉपिक में पढ़ेंगे।